निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एक हाई प्रोफाइल मर्डर ने प्रदेश की पूरी सियासत को 360 डिग्री घुमा दिया है। जिस शख्स की हत्या हुई वो न सिर्फ सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ था, बल्कि मुंबई में बॉलीवुड से लेकर सियासत तक अपनी खास पहचान और दबदबा भी रखता था। नाम है बाबा सिद्दीकी। अपने करीब 47 साल के सियासी करियर में पूरा समय कांग्रेस में बिताने के बाद कुछ महीने पहले ही अजित पवार की एनसीपी में शामिल हुए थे बाबा सिद्दीकी। ऐसे में सत्ताधारी एनसीपी के इतने बड़े नेता की हत्या से प्रदेश की सियासत में उबाल बचना लाजमी था। विपक्षी महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने एक सुर में न सिर्फ महायुति सरकार पर जमकर हमला बोला, बल्कि डेप्यूटी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा तक मांग लिया है। हालांकि महायुति की तरफ से भी इसको लेकर जमकर पलटवार किया गया है। ऐसे में सवाल यही उठता है, आखिर बाबा के मर्डर से आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ेगा? इसी पर देखिए ये एक डिटेल रिपोर्ट। सरकार ही कुछ शक के घेरे में है और कानून व्यवस्था महाराष्ट्र की पूरी बर्बाद हो चुकी है और उसी का परिणाम है कि सत्ता पक्ष के भी नेता वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। समोर आणून दिला असताना ही जी काही दर दिवसाला एक नवीन असा जो काही त्यांनी हल्ली उद्योग सुरू केलेला आहे, मला असं वाटतं की त्यांना केवळ सत्ताच पाहिजे. इतकी गंभीर घटना झाल्यानंतरही त्यांच्या नजरेसमोर फक्त खुर्ची आहे. चुनाव से पहले हाई प्रोफाइल मर्डर, महाराष्ट्र में बड़ा सियासी बवंडर। बॉलीवुड से सियासत तक दबदबा, मुंबई में बाबा की सरेआम हत्या। महाविकास अघाड़ी ऑन फायर, हत्यारे को किसने किया था हायर? बाबा सिद्दीकी को किसने एलिमिनेट करवाया है, किसने आदेश दिया है उनको मारने का, इसकी घटना का सूत्रधार कौन है? 47 साल का सियासी करियर, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक के सियासतदानों के बीच गहरी बैठ। मुंबई के बांद्रा जैसे वीवीआईपी इलाके से लगातार 3 बार विधायक, महाराष्ट्र जैसे पावरफुल प्रदेश की सरकार में 4 साल तक कैबिनेट मंत्री, पहले कांग्रेस और मौजूदा वक्त में एनसीपी जैसी पार्टियों में अहम जिम्मेदारी निभा रहे बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी उर्फ बाबा सिद्दीकी के मर्डर से प्रदेश की सियासत में भयंकर उबाल आ गया। एन चुनाव से ठीक पहले किसी नेता और इतने बड़े रसूखदार की हत्या के बाद महायुति सरकार पर विपक्ष की ओर से तोहमतों की बारिश आ गई। आपको सुनाएंगे कि कैसे महाविकास अघाड़ी के नेता महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महायुति सरकार के नेताओं पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि इतने बड़े सियासतदान और रसूखदार शख्स की हत्या कैसे हुई। दरअसल बाबा सिद्दीकी शनिवार देर रात अपने विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर से घर जा रहे थे। इसी दौरान बांद्रा के खेर नगर में रात करीब 9:30 बजे उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपियों ने उन पर गोलियां बरसाई। बताया जा रहा है कि ऑटो से आए 3 शूटर्स ने 2 बंदूकों से 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी। 2 गोलियां उनके पेट और 1 सीने पर लगी। उसके बाद उन्हें गंभीर हालात में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। और फिर यहीं से महाराष्ट्र की सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया।
विपक्षी महाविकास अघाड़ी को बैठे बिठाए एक बड़ा मौका मिल गया। चूंकि बाबा सिद्दीकी मौजूदा वक्त में सत्ताधारी अजीत पवार के एनसीपी का हिस्सा, लिहाजा विपक्ष को हमला करने का एक और प्लस पॉइंट मिल गया। महाविकास अघाड़ी के नेताओं की ओर से सरकार पर आरोप लगाते हुए यहां तक कहा गया कि जो सरकार अपने नेताओं की हिफाजत नहीं कर सकती, वो भला जनता की क्या हिफाजत करेगी। ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का वक्त आ गया। गृहमंत्री त्यांची मोठमोठी होर्डिंग लावतात, पण कारभाराची जबाबदारी घेत नाही। त्यावेळेला जे देवेंद्र फडणवीस बोलले होते, त्यांचा राजीनामा मागितल्यावर की उद्या गाडीखाली कुत्रं जरी आलं तरी तुम्ही आमचा राजीनामा मागाल, म्हणजे तुमच्या राज्यात सर्वसामान्यांच्या जीवाची तुलना तुम्ही कुत्र्यासोबत करता, मग तुम्ही राज्यकर्ते म्हणून राहायच्या लायकीचे नाहीये। म्हणजे सत्ता पक्षातलेही नेते सुरक्षित नाही। कालपर्यंत आम्ही सांगत होतो की शाळेमध्ये शिकणाऱ्या आमच्या 4 वर्षाच्या 5 वर्षाच्या मुली सुद्धा सुरक्षित नाही, महिला सुरक्षित नाही, राज्यातले लोक सुरक्षित नाही, पण आज सत्ता पक्षातलेही नेते असुरक्षित नाही, तर मग महाराष्ट्रातल्या जनतेची आज काय स्थिती असेल हे सगळ्यात मोठं उदाहरण कालच्या घटनेमधून स्पष्ट होते आहे। राजीनामा अनेक लोकांनी मागितलेला आहे, पण आता यांचा राजीनामा नाही, यांना आता महाराष्ट्रातली जनता सत्तेतून उतरवेल अशी परिस्थिती आहे। आज ज्यांच्या हातामध्ये सत्ता आहे आणि ते ज्या पद्धतीनं प्रशासकीय निर्णय घेतात त्याची सामान्य लोकांच्या चिंगल व्हावी अशी स्थिती त्यांनी निर्माण केली। गेल्या 1.5 महिन्यामध्ये वंचित मंडळाने किती निर्णय घेतले, त्या निर्णयाच्या संबंधीची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता किती आहे त्याचा आढावा घेतला तर या राज्याच्या प्रशासनाच्या संबंधीचा लौकिक हा संबंध देशामध्ये उद्ध्वस्त झाल्याचं जाणवलं आहे। आणि त्यामुळे आज ॲडमिनिस्ट्रेशन सुद्धा संबंध डिमॉर्गनाइज झाली। शासकीय यंत्रणेची कधी सुसंवाद साधण्याची संधी मिळते, त्यावेळेला प्रशासन यंत्रणा कशी उद्ध्वस्त झाली त्याचे किस्से ऐकायला मिळतात। विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक लगातार हो रहे हमले का सरकार की ओर से भी जवाब दिया गया। खुद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं के वार पर पलटवार किया और कहा कि इतनी गंभीर घटना के बाद भी शरद पवार को सिर्फ सत्ता की चिंता है। बाबा सिद्दीकींशी माझी स्वतःची निकटची मैत्री होती। अनेक वर्ष आम्ही सोबत काम केलं, त्यामुळे अशा प्रकारची जी काही घटना घडली आहे त्यांनी आम्हाला सगळ्यांनाच धक्का बसलेला आहे। आत्ता या केसमधले 2 आरोपी पकडलेले आहेत, त्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन चाललेलं आहे। काही धागेदोरे त्यातले मिळत आहेत, काही अँगल्सही त्याच्यामध्ये लक्षात येत आहेत। मला असं वाटतं की त्यांना केवळ सत्ताच पाहिजे आहे। इतकी गंभीर घटना झाल्यानंतरही त्यांच्या नजरेसमोर फक्त खुर्ची आहे। सूत्रों की माने तो 15 दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी ने अपनी पार्टी एनसीपी के मुखिया और डिप्टी सीएम अजीत पवार को बताया था कि उनकी जान को खतरा है, जिसके बाद बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा बढ़ाते हुए उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मुहैया कराई गई। लेकिन घटना के वक्त उनके साथ कोई कांस्टेबल मौजूद नहीं था, यहां तक कि स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी भी बंद थे। विपक्षी महाविकास अघाड़ी इन तमाम मुद्दों को कानून व्यवस्था में घोर लापरवाही मान रहे हैं और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को इसके लिए कसूरवार ठहरा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी फडणवीस ही संभाल रहे हैं। उन पर मुंबई में 2 पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। मुंबई कदाचित एकमेव शहर असेल की ज्या मुंबईला 2 पोलीस कमिशनर आहेत, 2 पोलीस कमिशनर, आणखीन 5 वाढवा, काही हरकत नाहीये। जे ज्यांचे लाडके असतील ते सगळे त्यांना कमिशनर करा, पण कारभाराचं काय? महिला असुरक्षित आहेत, राजकारणी असुरक्षित आहेत, सत्ताधारी पक्षातले नेते असुरक्षित आहेत, मग सामान्य जनतेचं काय? एकूणच या गद्दारांना, गद्दारांच्या कुटुंबियांना, गद्दारांच्या सेवकांना जेवढी सुरक्षा दिली गेलेली आहे ती सुरक्षा काढून तुम्ही जनतेसाठी का वापरत नाही? इस तरह से पुलिस प्रशासन चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में मुंबई एकमात्र सिटी है पूरे देश में जहां 2 पुलिस कमिश्नर है।
एक मुख्यमंत्री का फेवरेट कमिश्नर है, एक गृह मंत्री का फेवरेट कमिश्नर है। किसकी यहाँ चलती है? मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। किसी न किसी को इस घटना की जिम्मेदारी, राजनीतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि सरकार कोई जिम्मेदारी स्वीकार करेगी। सुरक्षा विभाग सरकार किसी को सुरक्षित नहीं रख सकती है। सिर्फ राज्य सरकार लोगों को तोड़ना, लोगों को खरीदना। खुद अमित शाह आके बोलते हैं कि ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, उनको भी तोड़ो, खरीद लो। अगर यही राजनीति चलती रहेगी तो क्या होगा इस देश का? कुछ नहीं, ऐसा ही होते रहेगा। दरअसल बाबा सिद्दीकी की सियासत में गहरी पैठ थी। वो तकरीबन 4 दशक तक कांग्रेस के सदस्य रहे और कई अहम पदों पर रहकर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके थे। उनके सियासी करियर पर नजर डालें तो 13 सितंबर 1958 को बिहार में जन्मे बाबा सिद्दीकी महज 19 साल की उम्र में 1977 में मुंबई कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे। इसके 3 साल बाद यानी 1980 में उन्हें बांद्रा तालुका का महासचिव बनाया गया। 1981 से 82 तक वो बांद्रा तालुका के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद 1988 में उन्हें मुंबई यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1992 में बाबा सिद्दीकी मुंबई नगर निगम के पार्षद बने। इसके बाद 1999 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर बांद्रा से विधायक चुने गए, जिसके बाद उनका कारवा आगे बढ़ता गया। फिर 2004 में बांद्रा से ही और 2009 में बांद्रा वेस्ट से लगातार जीतकर अपने विधायक बनने की हैट्रिक लगाई। इस बीच साल 2000 में महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी बने। इतना ही नहीं, अपने विधायकी के दूसरे कार्यकाल यानी 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र की विलासराव देशमुख सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे। 2014 में बांद्रा वेस्ट से बीजेपी नेता आशीष शेलार से हारने के बाद उन्हें मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया था। 2019 में वो महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर बनाए गए थे। यानी अपने सियासी करियर के लगभग पूरे 47 साल बाद सिद्दीकी कांग्रेस में ही रहे। हालांकि इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले 12 फरवरी 2024 को वो कांग्रेस छोड़ अजित पवार की एनसीपी में शामिल हो गए थे। यानी बाबा सिद्दीकी अभी सत्ताधारी एनसीपी के सदस्य थे। माना जा रहा है कि मुंबई के बांद्रा वेस्ट और बांद्रा ईस्ट विधानसभा की सीट पर बाबा सिद्दीकी की अच्छी पकड़ थी। बांद्रा वेस्ट से तो वो खुद विधायक रह चुके थे, वहीं बांद्रा ईस्ट से मौजूदा वक्त में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी कांग्रेस के टिकट पर विधायक। ऐसे में चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या को सियासी एंगल भी दिया जा रहा। सवाल ये है कि ये पॉलिटिकल किलिंग है, क्या ये एक्सटॉर्शन किलिंग है? उनको 15 दिन पहले डेथ थ्रेट आए थे, ये सच है या नहीं? और ऐसे हालत में उनको पुख्ता सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? क्या उनकी हत्या होने दी गई? ये तो बहुत गंभीर बात है। किस तरह की कानून व्यवस्था यहाँ चल रही है? The complete collapse of law and order machinery in the state. और यहाँ पे बाबा सिद्दीकी को किसने एलिमिनेट करवाया है, किसने आदेश दिया है उनको मारने का, इसकी घटना का सूत्रधार कौन है? क्या ये सच्चाई सामने आएगी? क्या हम 90 के दशक में जिस तरह से हादसे महाराष्ट्र में हो रहे थे उस दौर की ओर हम जा रहे हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना घटी है। बाबा सिद्दीकी जी हमारे विधिमंडल के, जिसके पहले हम साथ काम कर चुके हैं, और ऐसे व्यक्ति का चले जाना ये बहुत ही दुखनीय है। और जिस परिस्थिति में उनकी मौत हुई है वो बहुत ही दुखनीय है, और सरकार इसके ऊपर गंभीर एक्शन लेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कानूनी प्रक्रिया चालू है। लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो पुलिस है वो अपना काम कर रही है, उनके ऊपर दबाव डालना सही नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, वारदात के कुछ घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। फिर क्या था, विपक्षी सियासतदान ने उसे भी सरकार की गैंग से जोड़ दिया। ये सरकारी संशय पे चल रही है। सरकार की कोई नीतियों पे विश्वास नहीं है। सरकार ने जो भी निर्णय लिया है उसके ऊपर विश्वास नहीं है। सरकार में आपस में भी विश्वास नहीं है। तो ये मामला ऐसा है कि सरकार की कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है। गृह मंत्री को इसका जवाब देने की बात आ गई है, तो कानून आनन फानन में आरोपियों को पकड़ के महाराष्ट्र के जनता का रोष कम करने का भी प्रयास हो सकता है। आज का जो गैंग वॉर है वो सरकार में चल रहा है। गैंग वॉर, इसकी वजह से हत्या हो रही है। सरकार में जिस तरह से गृह मंत्रालय चल रहा है
इतना निष्क्रिय और बदनाम गृह मंत्रालय महाराष्ट्र ने कभी देखा नहीं। सिद्दीकी जी पर जो हमला हुआ है वो मतलब बहुत ही बड़े हमारे माइनॉरिटी के नेता तो थे ही थे, लेकिन दलित बौद्ध समाज के बारे में भी उनको बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। कई सालों से मेरे साथ उनकी असली दोस्ती भी थी। और अभी 1 तारीख को मतलब अंबेडकर गार्डन जो बांद्रा ईस्ट में है, बाबा साहब अंबेडकर जी के स्टैचू का इनॉग्रेशन था, उसमें वो आए थे और हम साथ साथ बैठे थे। और ऐसा कभी होगा ऐसा हमारे सपने में भी नहीं था, लेकिन जो भी कुछ हुआ है बहुत बड़ा गलत हुआ है। जिन लोगों ने प्लान करके उनकी हत्या की है, वो हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल महाराष्ट्र में अगले महीने ही विधानसभा के चुनाव होने, किसी भी दिन चुनाव आयोग इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर सकता है। हालांकि अब तक चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं होने पर भी विपक्ष सरकार के साथ साथ इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहा है। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम फडणवीस से इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। हालांकि सरकार में शामिल शिंदे की शिवसेना ने गृह मंत्री फडणवीस का बचाव करते हुए विपक्ष पर ही करारा हमला बोला। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र को लूटने में व्यस्त हैं। पिछले 10-12 दिन में करीब 1300 गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस निकाले हैं, क्योंकि जानते हैं कि कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगेगी, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस करेगा। दूसरा सवाल इलेक्शन कमीशन के एक ओवरड्यू इलेक्शन का अनाउंसमेंट करने में उनको इतना समय लग रहा है। महाराष्ट्र लुटे जा रहा है, महाराष्ट्र में पूरी कानून व्यवस्था डगमगाई है, पूरा महाराष्ट्र का माहौल दहशत के उसमें फंसा हुआ है। इस पे निर्णय कब? ये महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है। ये कौन सा महाराष्ट्र हम दे रहे हैं? जिस व्यक्ति को वाय सिक्योरिटी होती है उस व्यक्ति को गोली मारी जाती है, वो भी बीच सड़क में, मुंबई जैसे शहर में। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो पैदा होता है कि अगर सत्ताधारी पक्ष के लोगों को सुरक्षा नहीं है तो विपक्ष की बात क्या है, आम जनता की बात क्या करेंगे आप? तो मेरा सबसे बड़ा ये कहना है, सबसे पहले तो नैतिकता लेके उप मुख्यमंत्री महोदय ने खुद राजीनामा देना चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री ने और केंद्रीय मंत्रियों ने उनसे राजीनामा ले लेना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के कायदा सुव्यवस्था का जो आज अवस्था है वो कहीं ना कहीं सबके कंसर्न की बात है। और इसीलिए मेरा कहना है कि आपको राजीनामा देना चाहिए। जिस तरह से आपने कायदा सुव्यवस्था के झंडोड़े निकाले हैं वो सबसे बड़ी गलत बात हो रही है। कोई भी अपराध होता है, आपराधिक घटना घटती है तो निश्चित तौर पर वो पुलिस के लिए एक चैलेंज होता है, कानून के लिए चैलेंज होता है, सरकार के लिए चैलेंज होता है। लेकिन उसे घटना के आधार पर कहना कि पूरा कानून और व्यवस्था कोलैप्स हो गई है, मुझे लगता है ये निष्कर्ष निकालना थोड़ी ज्यादती है। और जो लोग फडणवीस जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप फडणवीस जी की जगह बैठ जाइए और आप गारंटी दे दीजिए कि फिर कभी गोली नहीं चलेगी मुंबई में। सर, अपराधी हैं, खतरनाक हैं। इन अपराधियों से निपटने के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा और ऐसे हादसों के समय राजनीति नहीं की जाती है। बहरहाल बाबा सिद्दीकी की हत्या से आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले इस हाई प्रोफाइल मर्डर ने महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बवंडर जरूर खड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बाबा सिद्दीकी के मर्डर से न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि दिल्ली और बिहार तक सियासत गर्म है। चूंकि बाबा सिद्दीकी अपने सियासी करियर के लंबे वक्त तक कांग्रेस के साथ ही थे, लिहाजा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर हमलावर हैं। और इस वक्त मरीन लाइंस कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जा रहा है बाबा सिद्दीकी को, पूरे राजकीय सम्मान के साथ। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। 3 बार के विधायक और 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, गार्ड ऑफ ऑनर इस वक्त दिया जा रहा है सुपुर्द खाक करने से पहले। पूरे राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर, और अब ये फायर करते हुए उन्हें आखिरी विदाई, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो मरीन लाइंस कब्रिस्तान, बड़ा कब्रिस्तान जिसे कहते हैं, वहां की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी का ये अंतिम सफर, अब से कुछ ही देर में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। लाखों दिलों की धड़कन इसलिए क्योंकि जब भी किसी
को ज़रूरत होती थी, अगर वो बाबा सिद्दीकी के दरवाजे पर पहुंचता था तो कभी मायूस नहीं लौटता था, खाली हाथ नहीं लौटता था। और यही वजह है कि उनके चाहने वालों की तादाद न सिर्फ बांद्रा ईस्ट में थी बल्कि बांद्रा वेस्ट में भी बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले थे। कोविड के वक्त में कई बार इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई जब वो और उनके विधायक बेटे ज़ीशान सिद्दीकी लोगों की मदद करते हुए सामने आए थे। तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई बाबा सिद्दीकी को। एक एक रुपए से क्या महल बनाओगी? इस 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो सुनील बाबू। ज़ूपी लूडो पर गेम शुरू सिर्फ 1 रुपए से। तो आप भी Zoopy.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें।